नमस्कार साथियों, सवाल आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। रोज की तरह आज एक नए मुद्दे को लेकर आपके सामने हाजिर हैं। अभी जो मुद्दा आपके सामने वर्तमान में चल रहा है वह लद्दाख है। और लद्दाख में ऐसा क्या हुआ कि पूरा देश इससे क्या है चिंतित है। और ऐसा क्या हुआ कि एक महत्वपूर्ण पर्सनैलिटी इस समय देशद्रोह जैसे आरोप में जेल के अंदर है। और एक ऐसा व्यक्ति जिसके ऊपर या जिसके कैरेक्टर के ऊपर थ्री इडियट जैसी मूवी बन गई। एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत की आर्मी के लिए टेंट बनाए। और वह टेंट इस प्रकार के थे कि जिसमें किसी भी स्थिति में लद्दाख जैसे ठंडे एरिया के अंदर सैनिक आराम से रह सकें, उनके अंदर किसी प्रकार की कोई दिक्कत उनको ना आए, हीट बनी रहे। वो व्यक्ति जेल में है। एक व्यक्ति जिसने कार्बन उत्सर्जन पर बड़ा काम किया। और आपको पता है कि ये कार्बन उत्सर्जन हमारे ग्लेशियरों को क्या हो रहा है, पिघला रहा है। और ग्लेशियर जब पिघल रहे हैं तो नदियों के जो स्रोत हैं, जो हिमालयी नदियां हैं, वो पूरी तरीके से क्या होंगी, विलुप्त हो जाएंगी। वह व्यक्ति जेल में है। तो आज के घटनाक्रम 2025 के घटनाक्रम को समझने के लिए हमको पीछे जाना पड़ेगा। और पीछे जाने के लिए हमको 2019 में जाना पड़ेगा। जब अगस्त 2019 में भारतीय संविधान का आर्टिकल 370 समाप्त हुआ, तो 370 समाप्त होने के साथ साथ आर्टिकल उसी के अंदर 35A भी समाप्त हुआ। और 35A जब समाप्त हुआ तो पूरे लद्दाख ने उसको क्या हुआ, खुशी मनाई। साथ में देश ने दो यूनियन टेरिटरी भी क्या हुई देखे, यानी दो केंद्र शासित प्रदेश हमारे सामने क्या हुए, आए। लद्दाख के अंदर खुशी मनी, लेकिन वह खुशी आज हिंसा में कैसे बदल गई, या नेपाल में जेनजी जैसा आंदोलन लद्दाख में क्यों हुआ, उसकी पृष्ठभूमि हम इसी इस घटना से क्या होते हैं समझते हैं। देखिए, लद्दाख को देखें तो लद्दाख एक ठंडा एरिया है, पूरी तरीके से डिजर्ट जैसा एरिया है। बहुत ज्यादा वहां पर पेड़ नहीं होते। लेकिन क्या है कि एक जमाने में वहां बहुत कम पर्यटक आया हुआ करते थे। लेकिन अब लगातार वहां पर्यटकों की संख्या 5 लाख के आसपास क्या हो गई है, पहुंच गई है। क्योंकि पहले वहां पर 35A था, लेकिन अब वहां पर 35A हट गया है। और मैंने जैसे बताया कि वहां का एक इकोसिस्टम है, और उस इकोसिस्टम के माध्यम से जो भी थोड़ा बहुत वहां पर होता है, वहां को जो घटनाक्रम इस समय चल रहा है, वो इकोसिस्टम उसके को क्या कर रहा है, लद्दाख के इकोसिस्टम को प्रभावित कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि लद्दाखियों के मन में एक चिंता है कि 35A हटने के बाद सरकार द्वारा वहां पर माइनिंग के लिए जो आदेश दिए गए हैं, उससे उनको लगता है कि उससे उनकी पहचान, उससे उनकी जमीन, उससे उनका इकोसिस्टम क्या होगा, प्रभावित होगा। और इसी इकोसिस्टम के प्रभावित होने के कारण वहां पर कुछ हमको घटनाक्रम दिखाई दिए। और इसी घटनाक्रम के अंदर अगर हम देखें तो लगभग वहां पर बड़े प्रोजेक्ट आना चालू हुए। और जब बड़े प्रोजेक्ट आना चालू हुए तो इसका विरोध करना चालू करा। और विरोध में सोनम वांगचुक एक चेहरा क्या हुए, बने। ऐसा नहीं है कि ये प्रदर्शन अचानक हुए या ऐसा क्या हो रहा था कि क्यों होना चालू हुआ। देखिए, अगर हम देखें तो सितंबर 2019 में एसटी आयोग ने एक रिपोर्ट दी। और इसमें कहा गया कि लद्दाख को 6 शेड्यूल में शामिल कर दिया जाए। वो आगे चर्चा करेंगे कि 6 शेड्यूल क्या है। इसके साथ साथ यहीं पर जब इस सिफारिश को सरकार ने नहीं माना, तब अगस्त 2020 में पहला प्रदर्शन हुआ। उसके बाद 2000 दिसंबर 2021 में दूसरा प्रदर्शन हुआ। उसके बाद नवंबर 2022 में तीसरा प्रदर्शन वहां पर क्या हुआ हुआ। और ये प्रदर्शन जब हुआ, तो आज के अगर हम 2025 के प्रदर्शन को देखते हैं तो इस प्रदर्शन में देखें कि लगभग वहां पर 30,000 लोग क्या हुए, प्रदर्शन में शामिल थे। और 30,000 लोग जब प्रदर्शन में शामिल थे तो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सोनम वांगचुक वहां पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए थे। और उनका कहना था कि केंद्र सरकार हमारी मांगों को नहीं मान रही। और जब केंद्र सरकार हमारी बातों को नहीं मानेगी तो हम वहां पर क्या होंगे, भूख हड़ताल करेंगे। और भूख हड़ताल के दौरान उनकी भूख हड़ताल को तोड़वाने का प्रयास किया, जिसमें गोलीबारी हुई। गोलीबारी में कुछ छात्र मरे। और जब छात्रों की मृत्यु हुई, परिणाम स्वरूप प्रतिक्रिया हुई, कई जगह आगजनी घटना हुई, पुलिस पे हमला किए गए, साथ में सरकारी संपत्तियों को जलाया गया।
और अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि इसमें यूनियन टेरिटरी के 10% पॉपुलेशन उस समय प्रदर्शन कर रही थी। क्योंकि ये जो प्रदर्शन था, क्योंकि 6 मार्च को सरकार से जो बांगचुक की वार्ता थी वो विफल हो चुकी थी, तो उनके पास कोई रास्ता हंगर स्ट्राइक के अलावा कुछ नहीं था। मांग क्या है? क्या मांगे हैं लद्दाख के लोगों की? लद्दाख के लोगों की मांग है कि लद्दाख को छठवीं अनुसूची में डाला जाए। तो अभी अपन कुछ देर बाद देखेंगे कि छठवीं अनुसूची एक्चुअली होती क्या है। दूसरा उनकी मांग है कि पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। अब पूर्ण राज्य का दर्जे को पहले देख लेते हैं। आपने देखा होगा कि पहले जम्मू एंड कश्मीर के साथ जब लद्दाख था तो वहां विधानसभा थी, 4 विधानसभा लद्दाख के अंदर आती थी, और लद्दाख की आवाज उनकी विधानसभा में जाती थी, जैसे हम बोलते हैं जनता का जनता के द्वारा, जनता का प्रशासन। लेकिन जब से यूनियन टेरिटरी बना हुआ है वहां पर कोई विधानसभा नहीं है। इसके साथ साथ अगर हम देखते हैं कि लद्दाख के लोग 2 एमपी की मांग कर रहे हैं, अभी वहां से केवल एक एमपी क्या होता आता है। अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में वहां के जो एमपी की संख्या है वह 0 है। ठीक है। साथ में जब लद्दाख बना तो लोगों यूनियन टेरिटरी बना तो लोगों में बड़ी खुशी थी कि किसी भी स्थिति में अब हमको नौकरियां मिलेंगी, हमको रोजगार मिलेगा। लेकिन चूंकि जिस प्रकार की भौगोलिक कंडीशन है, जिस प्रकार के सरकार के आदेश आ रहे हैं, वहां पर लोगों के मन में क्या है, चिंता है। और लोगों के मन में ये चिंता है कि जिस सपने को हमको दिखाया गया वो सपना धीरे धीरे टूट रहा है, क्योंकि सिर्फ हमारे पास एक एमपी है। हम अगर अपनी बात को कहना है और लोकल लेवल पे कहना है, हर बात को हम दिल्ली नहीं पहुंचा सकते, तो एक कठिन समस्या हमारे सामने क्या हो रही है, दिखाई दे रही है। तब वहां का युवा एक मांग कर रहा है कि हमारे लिए एक पब्लिक सर्विस कमीशन क्या हो बना दिया जाए। आप भी जानते हैं सभी राज्यों में पब्लिक सर्विस कमीशन है। ठीक है। पहले अगर हम देखें तो जम्मू एंड कश्मीर के साथ होने के साथ साथ लद्दाख अपनी बात कह पाता था, लेकिन सरकार ने उसको इसलिए करा अलग, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर में जो घटनाक्रम होता था उसका प्रभाव लद्दाख पे जाता था। जैसे स्कूल बंद हो गए तो लद्दाख के अंदर भी क्या हुए, स्कूल बंद हो गए। तो सरकार ने उसको क्या हुआ, अलग करा। अब सरकार यहां पर छठवीं अनुसूची में क्यों नहीं शामिल कर रही? मतलब एक क्या है, सरकार को क्या दिक्कत है? सरकार छठवीं अनुसूची में शामिल कर दे। कुछ राज्य छठवीं अनुसूची में शामिल हैं पूर्वोत्तर के। देखिए, लद्दाख को अगर अपन देखें तो लद्दाख के अंदर आपने देखा होगा कि चाइना से अभी कुछ दिन पहले ही हमारा टकराव हुआ। चाइना से हमारा बॉर्डर क्या हो रहा है, साझा हो रहा है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर वहां पर हम उसको फुल स्टेट का दर्जा दे देंगे या मान लीजिए छठवीं अनुसूची वहां लागू कर देंगे, तो मैं छठवीं अनुसूची बताऊंगा, तो उस स्थिति में केंद्र सरकार का वहां पर जिस प्रकार से आज काम कर रहा है चाइना को देखते हुए, उस प्रकार का काम करना सरकार के लिए क्या होगा, मुश्किल हो जाएगा। अगर छठवीं अनुसूची की उनकी मांग को देखें तो लेह में 66.8% जनसंख्या एसटी की है। कारगिल में 83% जनसंख्या एसटी की है। इसके साथ साथ कई ऐसे एरिए हैं जहां पर एसटी की जनसंख्या 99% है। ठीक है। और इन लद्दाखियों के मन के अंदर जो छठवीं अनुसूची के तहत मांग है, या छठवीं अनुसूची के तहत उनके मन में जो शंका है कि छठवीं अनुसूची हमको मिल जाएगी तो हमारा कल्चर, हमारी जमीन ये पूरी तरीके से क्या होगी, सुरक्षित हो जाएगी, और हम अपने लद्दाख को, जो लद्दाख का इकोसिस्टम है उसको हम क्या होंगे, प्रभावी रूप से बचा पाएंगे। इसके साथ साथ हम साथियों छठवीं अनुसूची क्या होते हैं देख लेते हैं। तो साथियों छठवीं अनुसूची की उत्पत्ति संविधान के आर्टिकल 244(2) और 275(1) के तहत की गई है। इस छठवीं अनुसूची को जो शामिल किया गया वो गोपीनाथ बरदोली समिति की सिफारिश पर छठवीं अनुसूची को भारतीय संविधान में क्या हुआ, शामिल किया गया। उद्देश्य क्या है इसके छठवीं अनुसूची के? तो जनजाति समुदाय की एक अपनी भाषा होती है, एक उनकी संस्कृति होती है, एक उनकी परंपरा होती है, साथ में भूमि की रक्षा करना। इसके अलावा स्थानीय प्रशासन यानी स्थानीय स्वशासन को बढ़ावा देना इसका मूल उद्देश्य है। अभी इसी की मांग इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि जब यहाँ पर माइनिंग वाले आएंगे, और जब माइनिंग वाले आएंगे, इसके साथ साथ आज वहां पर जो लद्दाख के अंदर टूरिस्ट आते थे, पहले कुछ संख्या में आते थे, आज 5 लाख के आसपास है। तो क्या लद्दाख उन टूरिस्टों को झेल पाएगा? इसके साथ साथ जब बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी वहां पर, तो लद्दाख का पूरा इकोसिस्टम क्या होगा, प्रभावित होगा।
इसके साथ साथ हम ये देख लेते हैं कि छठी अनुसूची अभी कहाँ लागू लागू है। तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम में छठी अनुसूची क्या है, लागू है। अगर छठी अनुसूची वहां लागू हो जाती, क्योंकि अभी आपको पता है वहां पर उपराज्यपाल है, ठीक है, तब ऐसी स्थिति में छठवीं अनुसूची के तहत उस राज्य में जहां भी लागू होती है वहां पर एक स्वायत्त जिला परिषद, एडीसी, इसके साथ साथ क्षेत्रीय परिषद बनाई जाती है जिसको एआरसी कहते हैं। ये जो एडीसी होती है यानी स्वायत्त जिला परिषद जो होती है उसमें 30 सदस्य होते हैं। 26 सदस्य सीधे जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। 4 सदस्य राज्यपाल द्वारा नामित किए जाते हैं। इसका कार्यकाल क्या होता है, 5 वर्ष का होता है। अगर हम क्षेत्रीय परिषद के द्वारा बात करें तो क्षेत्रीय परिषद जब किसी जिले में विभिन्न जनजातियां रहती हैं तब बनाई जाती है। इनके कार्य देख लें दोनों के, तो एडीसी और एआरसी के, तो आप ये देखेंगे जिस प्रकार से हमारे यहाँ ग्राम न्यायालय काम करते हैं, तो इनके पास विधायी शक्तियां होती हैं, इनके पास भूमि, जल, कृषि, गांव का प्रशासन रहता है, इनके पास स्थानीय रीति रिवाज और उत्तराधिकारी से संबंधित कानून रहते हैं, विवाह और तलाक संबंधी परंपराओं को ये क्या करते हैं, लागू कराते हैं। छठी अनुसूची का महत्व जनजाति क्षेत्र में क्या है, तो अगर देखें, जनजाति की संस्कृति और पहचान की रक्षा करते हैं। सोनम वांगचुक की सबसे बड़ी चिंता यह है कि अगर ये छठवीं अनुसूची लागू हो जाती है तो लद्दाख की जो संस्कृति है वो सुरक्षित रहेगी। स्थानीय स्वशासन और लोकतांत्रिक भागीदारी क्या होगी, बढ़ेगी। क्योंकि किसी भी स्थिति के अंदर, क्योंकि आज अगर एमपी है, ये जो स्वायत्त छठवीं अनुसूची लागू हो जाएगी तो लोकल गवर्नमेंट वहां काम करने लगेगी, तो जनता के स्थानीय लेवल पर जो समस्याएं हैं उन स्थानीय लेवल की जो समस्याओं को हम प्रभावी रूप से क्या कर पाएंगे, हल कर पाएंगे। साथ में भूमि और प्राकृतिक संसाधनों पर भारी लोगों का अधिकार नहीं होगा। आज की कंडीशन है कि कोई भी व्यक्ति कहीं से भी आके वहां पर जमीन खरीद सकता है, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर कर सकता है। अब अगर ये लागू हो जाएगी तो इन कमेटियों से पास किया जाएगा, यानी इनसे प्रपोजल मांगा जाएगा, यानी कहने का मतलब है इनकी बिना अनुमति के वहां पर किसी प्रकार की कोई चीज नहीं होगी। तो उनका कहना है कि बाहरी लोगों का यहाँ पर हस्तक्षेप नहीं होगा, ठीक है। पूर्वोत्तर राज्यों में अलगाव और असंतोष को कम करने के प्रयास के तहत ये छठवीं अनुसूची वहां पर क्या हुई, शामिल की गई थी। लेकिन यहां पर ऐसा कोई चीज वहां पर नहीं है। केंद्र सरकार क्या चाहती है, या केंद्र सरकार क्यों वहां पर डेवलप, क्योंकि केंद्र सरकार चाहती है कि किसी भी स्थिति में वहां पर अगर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो स्वाभाविक रूप से वहां लोगों को क्या होगा, रोजगार मिलेगा। और ये लोग ये चाहते हैं कि किसी भी स्थिति में हमारे जल, जंगल, जमीन पर सरकार का अधिकार नहीं हो, और ये सब चीजें लोकल लेवल पे ही क्या हो, बनी रहे। क्योंकि अभी वार्ता चल रही है और आपने देखा बांगचुक साहब अभी जेल के अंदर हैं, और दुनिया भर के घटनाक्रम आपको बताए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ ऐसा है, ये है, वो है। लेकिन हमको एक्चुअली कंपटीशन के दृष्टिकोण से फैक्चुअल इंफॉर्मेशन देखना है कि क्या है और इसमें से किस प्रकार के प्रश्न प्री और मेंस में बन सकते हैं। तो साथियों, आपको लद्दाख को विशेष रूप से समझना है। ये तो संविधान का एक पहलू था, करंट का एक मुद्दा था, लेकिन आप इसके अंदर भौगोलिक संरचना को भी समझने का प्रयास करिए। हो सकता है आगामी परीक्षाओं के अंदर आपसे इस प्रकार का प्रश्न आ जाए कि किन किन जगह पे कौन कौन सी लेक है, बॉर्डर कहां से होता है, चाइना से झड़प हुई थी वो कौन सा एरिया था, पाकिस्तान से किस एरिया से बॉर्डर लगा हुआ है। तो साथियों, ऐसे ही किसी महत्वपूर्ण विषय पर वीडियो लेकर हम आपके सामने आते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज कमेंट में बताइए। इसके साथ साथ सफल आईएएस, एमपीपीएससी प्री, एमपीपीएससी मेंस, यूपीएससी प्री, यूपीएससी मेंस के साथ साथ एक नए बैच क्या हो रहा है, लॉन्च कर रहा है। तो ऐसे छात्र छात्राएं हैं जो कई बार एग्जाम दे चुके हैं लेकिन सफलता प्राप्त नहीं हो रही, तो एमपीपीएससी का बैच, न्यू बैच और यूपीएससी के नए बैच में आप शामिल होइए और अपनी सफलता को सुनिश्चित कीजिए। धन्यवाद।